हरे कृष्णा। रिसेंटली रूपाली माँ ने रेडिकल फॉरगिवनेस का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, जिसमें माँ ने पेज 63 तक कंप्लीट कर दिया है। और जब हम लोग को ये बुक रीडिंग करते थे, हमारे कुछ मेंबर्स लोग के डाउट होते थे, बी इट द लाइंस फ्रॉम द बुक, या फिर हम ये नॉलेज को किस तरह से लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो माँ उसके आंसर्स ऑडियो फॉर्मेट में देती थी। तो ये जो ऑडियो बनी है, ये कंपाइलेशन है क्वेश्चन आंसर्स के। तो मैं एक एक क्वेश्चन रीड करूँगी, उसके बाद माँ ने जो आंसर दिया था वो है। तो लेट अस स्टार्ट। एक मेंबर का क्वेश्चन था, ये लाइंस ही है वो रेडिकल फॉरगिवनेस बुक से, कि हाउ एवर प्रायर इवन टू दिस स्टेप you can take a perfectly rational step that enables you to see things differently right away. It involves separating the fact from fiction. It means recognizing that your belief has no factual basis whatsoever. It is simply a story you have made up based on few facts and a whole lot of interpretation. अभी इसके बाद है माँ का आंसर। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि हम अपने लाइफ में ना कभी-कभार हम अपने मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं, क्योंकि सारे फैक्ट्स हमारे सामने होते नहीं, कुछ-कुछ चीज़ें जो हमें दिखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैंने भगवद गीता सेशन में बोला था, अगर हमारा कोई पड़ोसी वो रोज़ हमें देख के स्माइल करता है, पर एक दिन उसने हमें देख के स्माइल नहीं किया। हुँ? हम सोच लेंगे कि ज़रूर उसको मुझसे नाराज़ है, या ज़रूर कुछ तो हुआ होगा, या तो मुझसे ईर्ष्या हुई होगी, मैंने नई कार खरीदी है इसलिए उसको ईर्ष्या हुई होगी, या कुछ जस्ट बेस्ड ऑन फ्यू फैक्ट्स। हो सकता है कि उसके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई हो सकता है कि उसका पेट खराब हो सकता है कि उसके घर में किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन हम आधे अधूरे सच को देखकर एक कहानी बना लेते हैं, उसी को बिलीव करने लगते हैं और उसी को सफ़र करने भी लगते हैं। तो जेल वाले केस में भी वही हुआ ना, उसने अपने पापा के बारे में एक आधा अधूरा फैक्ट लेकर अपनी एक स्टोरी बना लिया, उसी को बिलीव करने लगी और वही उसी में सफ़र भी करने लगी। तो हम सब लोग यही करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ना, however, prior even to this step, you can take a perfectly rational step that enables you to see things differently right away. प्रायर टू दिस स्टेप मतलब वो उसे रेडिकल फॉरगिवनेस का जो स्टेप समझा रहा था, उससे भी पहले वो कह रहा है ये रेडिकल फॉरगिवनेस से भी पहले एक स्टेप लो, विच इन्वॉल्व्स फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। मतलब कुछ फैक्ट है, कुछ फिक्शन है, मतलब कुछ सच्चाई है और कुछ सच्चाई नहीं है। फिक्शन है जो सच्चाई नहीं है, तो उन दोनों में सेपरेट करो। मतलब जो चीज़ की उसको जेफ जेफ ही तो था शायद, उसका हस्बैंड था क्या जेफ? हाँ, जेफ था शायद हस्बैंड, हाँ। तो जेफ उससे प्यार करता था, लेकिन वो मानने लगी थी कि जेफ उससे प्यार नहीं करता है। इसी बिलीफ को मानकर वो खुद ही खुद अंदर दुखी भी हो रही थी और परेशान भी हो रही थी। तो हम भी इस तरह होते हैं दुखी, हम भी बिना मतलब के बहुत बार ऐसा लगता होगा ना, हमारे बेटर हाफ स्पाउस शायद ऑफिस के किसी काम से परेशान होंगे, पर हमें लगता है कि हमसे बात नहीं कर रहे, मतलब ज़रूर अभी हमारे प्रति प्यार उनका कम हो गया है, अभी ध्यान नहीं दे रहे। तो इसी टाइप से वो कह रहे हैं कि फैक्ट को फिक्शन से अलग करो। इट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग दैट योर बिलीफ हैज़ नो फैक्चुअल बेसिस व्हाट्सएवर। मतलब तुम्हारा जो बिलीफ है, जो तुम मान रहे हो, उसका कोई बेस ही नहीं है। It is simply a story you have made up based on a few facts and a whole lot of interpretation. मतलब बस कुछ इधर उधर के फैक्ट्स को कुछ कुछ फैक्ट्स को पकड़ के हमने आधे अधूरे फैक्ट्स को लेकर हमने एक कहानी बुन ली है अपने माइंड में, और बस वो हमारा ही इंटरप्रिटेशन है। तो ये करने को मना किया जा रहा है। क्लियर हुआ? फिर भी क्वेश्चन हो तो पूछो। ये सेकंड क्वेश्चन है। जो बुक में एक लाइन थी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, राइचियसनेस लोअर्स अ वाइब्रेशन। इसका आंसर माँ का ऑडियो इसके बाद है। ओके, तो ये सेंटेंस मुझे जब मैं पढ़ रही थी मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैंने उसको कृष्ण भगवान से पूछा भी। पहले भगवान ने जो आंसर दिया वो मेरा बाउंसर गया। अभी फिर से पूछा तो भगवान ने कहा कि तुम ही तो रिसेप्टिव नहीं हो, काम करते करते पूछ रही हो। तो मैं कहा ओके ठीक है, मैं शांति से पूछती हूँ, अब मैं बताने की कोशिश करूँ जितना मुझे समझा। तो राइटियसनेस जो चीज़ है,
ये है अ टेंडेंसी टू थिंक कि आई एम मॉरली डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है, मैं मॉरली करेक्ट हूँ, मैं जो भी करता हूँ वो मॉरली राइट है। मतलब बेसिकली हिंदी में अगर बोलो तो मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, ये एक टेंडेंसी है। तो जब एक इंसान ऐसा सोचता है, मतलब वो खुद को डूअर समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डूअर समझता है। डूअर समझना है मतलब अटैचमेंट। दूसरी बात ये कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मतलब ये भी एक काइंड ऑफ अटैचमेंट है। ये भगवान ने मुझे बोला। हाँ, इसको थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भगवान से पूछा, तो यही तो एक्सपेक्टेड है ना कि हम जो करते हैं वो हम सही करें, क्योंकि अदरवाइज तो सब गड़बड़ हो जाता है ना। तो भगवान ने बोला कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारे वाइब्रेशंस, हमारे इंटेंशंस, वो सब रिफ्लेक्ट करता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लेकिन एक पार्ट और है कि द स्पिरिट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब ये कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक लड़की का रेप, बच्ची का रेप हो रहा है, मेरा जो एक टेंडेंसी अगर है राइटियसनेस का, तो वो मुझे बोलेगा कि आई नीड टू स्टॉप दैट थिंग, मुझे रोकना पड़ेगा वो रेप होना। लेकिन अगर स्पिरिट चाहता है कि उसका रेप हो, तो क्या मेरे सिर्फ चाहने से वो हो सकता है, रुक सकता है? नहीं रुक सकता है। यूनिवर्स की अगर यही इच्छा है कि उसका रेप हो, तो मैं रोक नहीं सकती। तो मेरा डूअर होने से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है यूनिवर्स को? अगर मैं डूअर होके कुछ ऐसा चेंज कर सकती हूँ, देन मैं अपने आप को डूअर समझूं। लेकिन वो सिर्फ एक मेरा भ्रम है, वो मेरा एक ईगो है। बेसिकली इट्स एन ईगो हमारे अंदर कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इससे हमारा वाइब्रेशन लोअर होता है। मतलब इन द सेंस है कि हम अगर अपने आप को सिर्फ एक चैनल और सिर्फ एक सर्वेंट की तरह समझकर अगर करते हैं कि ठीक है, मैं तो डूअर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ चैनल इन हेल्पिंग समवन, तो फिर वो ईगो हट जा रहा बाजू में कि यूनिवर्स मुझे एक चैनल जैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर यूनिवर्स की इच्छा होगी तो मैं उसे रेप से बचा सकती हूँ, अगर यूनिवर्स की इच्छा नहीं होगी मैं बचा नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे अंदर ये फीलिंग है कि मुझे उसे बचाना ही है, तो मुझे बचाना है, मतलब इट इज़ माई ईगो स्पीकिंग, इट इज़ माई अटैचमेंट विद द आइडिया ऑफ बींग राइटियस। ठीक है, ये अटैचमेंट विद द आइडिया ऑफ बीइंग राइटियस है। तो इन दैट केस मेरा लोअर हो जाएगा वाइब्रेशन, क्योंकि बेसिकली हमको ये पावर अपने हाथ में रखना ही नहीं है। पूरी स्टोरी यही है कि पावर वहाँ देनी है, सामने वाला मतलब भगवान को देनी है, यूनिवर्स को देनी है। यूनिवर्स, द स्पिरिट हैज़ एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ, ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, इसका इतना वजन है। तो हम जो भी कर रहे हैं एक्शन, अगर खुद को चैनल बना के करते हैं जिससे हमारा कर्मा, हमारा वॉट एवर सेटलमेंट होता है, वाइब्रेशन रेज होता है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम गुड थॉट्स कर रहे हैं, बस उतने तक हमें रखना है। उसके बाद का हमें स्पिरिट पे छोड़ देना है, यूनिवर्स पे छोड़ देना है। लेकिन अगर एक इंसान इसका अपोजिट बिहेव करता है, अगर वो ये सोचता है कि मैं हमेशा से, मैंने नहीं देखते थे हम हिंदी मूवीज में जो वो ठाकुर टाइप होते थे, मैं ये गलत करने नहीं दूंगा, गलत होने नहीं दूंगा, तो कहीं वो ईगो प्ले होता है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं गलत काम नहीं करता हूँ। तो देन दैट इज अगेन फिर वो वाइब्रेशन को लोअर करता है। मुझे लगता है दैट दिस इज वन ऑफ द फैसेट्स ऑफ ईगो जो हम रियलाइज नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ऐसा तो होना ही चाहिए, बट अगेन वो जो सबमिशन वाला जो स्टेट है, हमें ये सब करके सबमिसिव बनाया जा रहा है कि मैं तो कुछ मैटर ही नहीं करती हूँ, मैं तो यूनिवर्स के हाथ में एक कठपुतली हूँ, एक चम्मच हूँ, एक चैनल हूँ। अगर यूनिवर्स को लगता है ये ठीक है, राइटियस नॉट राइटियस वॉट एवर, वो मुझे यूज़ करे वो बिहेवियर के लिए, मैं इवन इस आइडिया ऑफ बीइंग राइटियस से भी डिटैच होती हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन है, जो बुक के ही लाइन्स है। We have no way of knowing whether he would have stopped his behavior had you healed your issue around dad at that time, or whether you would have left him. Either way, he would have served you powerfully well. So, in that sense, he deserves not only your forgiveness but your deep gratitude as well. This is when the author is talking about Jill's ex husband.
इसके बाद है माँ का आंसर। बेसिकली इसमें ये बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रही हूँ जैसे कि बाकी लोगों को समझे। जब उसके डैड के साथ जिल को इशू हुआ था ना, तो उस समय उसको फील हुआ वो अनलवेबल है। अगर उस समय पे उसने अपने आप को हील कर लिया होता, मतलब इंस्टेड ऑफ फीलिंग अ विक्टिम, अगर उसने ये समझ लिया होता कि वो एंटाइटलमेंट वाली बात जो हम लोग, मैं जो हमेशा बक करती रहती हूँ बीजी सेशन में, वो चीज़ अगर उसने समझ ली होती, तो हो सकता है उसके फर्स्ट हस्बैंड का रिएक्शन अलग होता। मतलब उसका फर्स्ट हस्बैंड किसी और लड़की के पीछे नहीं दौड़ता, शायद उन दोनों में बहुत अच्छा प्यार होता। ऐसा भी हो सकता था कि उसको फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पापा के साथ वो चीज़ नहीं हील हो पाई, मतलब वो वुंड क्रिएट हो गया, इसलिए उसके फर्स्ट हस्बैंड को आकर उसको फिर से उस वुंड को रिमाइंड कराना पड़ा, उस जख्म को उसके सामने लाना पड़ा। समझ रही हो? क्या है, हमारे आत्मा में कुछ कुछ जख्म होते हैं, कहीं कहीं पे इनकम्प्लीट होती है हमारी आत्मा, कहीं कहीं पे उसको हीलिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम अर्थ पे आते हैं। जब हम अर्थ पे आते हैं, हम इस टाइप के लोगों को और सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे जख्मों को पहले तो हमारे सामने ला सके और हमें एक मौका दे हील करने का। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोग याद रखो, कोई और हमारा जख्म नहीं भरता। ये हिंदी गानों में जो बोलते हैं ना बॉलीवुड में, वैसा कुछ नहीं होता है लाइफ में। बहुत ध्यान रखो, कोई और आके आपको प्यार देके आपका जख्म नहीं भरता, जख्म हम ही अपना भरते हैं। बस कोई कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, कोई ये सोर्स होता है कि हमारे अंदर जो दबे हुए हमारे लोअर इमोशंस है या जख्म है वो ऊपर के सरफेस पे आए। तो जिल के पापा वन ऑफ द चैनल्स थे जो उसके ये दबे, ये तो अभी के लाइफ का नहीं था ना उसका जख्म, ये तो उसके आत्मा का वुंड था जिसे हील होना था, इसलिए उसने अपने पापा को अट्रैक्ट किया, उसने जेफ को अट्रैक्ट किया, उसने फिर नेक्स्ट और एक उसको सेकंड हस्बैंड को अट्रैक्ट किया, सो दैट ये सामने आए, वो रियलाइज़ करे और वो जख्म भर दे। ये हमारे सबके लाइफ में रिपीटेड पैटर्न होता है। देखो मेरे लाइफ में भी होता है, जब तक छोटा सा पोर्शन भी बच जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा आपके हाथ को खरोच लगती है, उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ स्किन फॉर्म होती है, क्लॉटिंग होके, ब्लड क्लॉटिंग होकर, लेकिन वो परमानेंट भरता नहीं है, फिर से खरोच आता है, फिर से दुखता है। जब तक एकदम मोटा चपड़ी ना बनकर पूरे अंदर से वो हील हो जाए, तब तक उस पर जितने बार चोट लगती है उतने बार दर्द होता है। अग्रीड? तो हमको ये बहुत डीपली समझना होगा कि हमारे लाइफ में कौन सी चीज़ हमें बार बार पेन दे रही है, उसको हील कर लेना होगा, उसके साथ रूबरू होना पड़ेगा, मतलब हेड ऑन उसको फेस करना होगा। ओके, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का हस्बैंड बार बार कोई और फीमेल से फ्लर्ट करता है और उसको, उस वाइफ को दुख होता है इस वजह से, मतलब वाइफ के अंदर कोई अनहील्ड पार्ट है जिसे हील होना है। वाइफ के अंदर ये चीज़ है कि वो हमेशा हस्बैंड का इम्पोर्टेंस, हस्बैंड का वैलिडेशन, हस्बैंड का लव, हस्बैंड का कमिटमेंट चाहती है, तभी वो खुद को कंप्लीट फील करे। ये गलत है। हस्बैंड एक सोल है, वो कुछ भी कर ले फिर भी हमको वुंड हमारे अंदर नहीं बनाना है। मैं ये चीज़ आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सामने वाले का एक्शन ठीक है आपको दर्द देगा, कितना, एक सुई चुभाने के इतना, तलवार से गला काटने के इतना दर्द नहीं। दर्द होगा, क्यों नहीं होगा, अटैचमेंट है दर्द होगा, एक्सपेक्टेशन है दर्द होगा, लेकिन इतना दर्द नहीं कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाए। समझ रहे हो आप? वो एक हल्का सा खरोच होगा जो एक सुई से होता है, एक सेफ्टी पिन से होता है, दैट्स इट। अभी क्या हो रहा है, अभी कोई भी कुछ हो रहा है तो हमें लग रहा है हम, हमारा मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने की भी इच्छा नहीं है। दैट शुडंट बी द केस। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है, अगर जिल ने उसी समय जब उसके पापा ने ऐसा किया, अगर वो एक राइट थॉट लाती, राइट थॉट क्या हो सकता था कि पापा मुझे प्यार नहीं दे रहे तो क्या मैं दूंगी, धीमे धीमे पापा भी सीख जाएंगे कैसे प्यार करना है। इट डजेंट मैटर मुझे पापा प्यार देते हैं कि नहीं, मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आई एम लवेबल, आई एम गुड, आई एम नाइस, आई एम ब्यूटिफुल। ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है। बट अगर ये होता
तो आज उसके फर्स्ट हस्बैंड के साथ शायद डिवोर्स ही नहीं होता, तब सारी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई होती, क्योंकि वो नहीं हुई। फर्स्ट हस्बैंड आया, फर्स्ट हस्बैंड के साथ वो उसका जो वो थॉट था वो और पक्का बन गया कि आई एम नॉट लवेबल। ठीक है, सो क्या हुआ, फर्स्ट हस्बैंड को चला जाना पड़ा, फिर सेकंड हस्बैंड को आना पड़ा। सेकंड हस्बैंड के साथ भी ये रिपीट हो ही रहा था कि इसके भाई ने, कॉलिन ने हेल्प कर दिया, वरना सेकंड हस्बैंड के साथ भी हुआ था। अब क्या हो गया, बाद में आप लोग देखोगे, जिल अपने आप से प्यार करने लगी, खुद स्टेबल हो गई, वो वैलिडेशन के लिए वेट करना उसने बंद कर दिया। दिस इज डिटैचमेंट, यही है डिटैचमेंट, कि प्यार देना है लेकिन ये इस शर्त पे नहीं कि सामने वाला मेरे जैसे बिहेव करेगा। सामने वाला जो भी कुछ करेगा करेगा, मैं अपने अंदर पेन, हर्ट और वुंड बनने नहीं दूंगी। मैं ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं उसके बारे में सोचूंगी नहीं, मैं आउट ऑफ फॉरगिवनेस करके उसको समझा दूंगी कि दोबारा मेरे सामने रिपीट मत करना। पर उसके एक्शन के वजह से खुद के अंदर जख्म बनाना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होती है। और यही हम सबको सीखना है। जब तक हम ये नहीं सीखते हैं, सेम रिपीटेड पैटर्न में चीज़ें आएंगी हमारे सामने। सो बी वेरी स्ट्रांग एंड बी डिटैच। इसका एक ही इलाज है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब अगेन कोल्ड बिहेवियर नहीं, डिटैचमेंट मतलब ये समझदारी कि सामने वाला मेरे जैसे बिहेव नहीं करेगा। कोई दो इंसान एक जैसे नहीं होते, सबके अपने संस्कार होते हैं। मैं जो हमेशा रिपीट करते हैं, सब अपने अपने वे से लाइफ में चलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, वो भी तो सोच सकता है कि ये मेरे जैसे क्यों नहीं बिहेव कर रही। हम क्या करते हैं, दूसरों के जैसे बिहेव। तो हमको ये बार 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 रिपीटेड, इसलिए मैं ऑडियो में भेजती हूँ आप लोगों को, जैसे आप बार बार सुन के रिपीट करो, क्योंकि ये चीज़ जब तक अंदर घुसती नहीं है, परमानेंट नहीं होती है, हम विक्टिम फीलिंग में घुस जाते हैं। हम सब विक्टिमाइज्ड हैं। हमें लगता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरा टेक केयर नहीं किया था बचपन में, उसने अब मेरा टेक केयर नहीं किया, वो मेरे लिए और ज़्यादा कर सकता था, ये मेरे लिए और ज़्यादा कर सकती थी। ये क्या कर रहे हैं हम अपने अंदर एक बड़ा सा तलवार लेकर काट रहे हैं अपने सोल को, जख्म बनाते जा रहे हैं। नहीं करेंगे क्यों, फिर हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हमेशा एक अफर्मेशन याद रखो। मैंने एक बीजी सेशन में बताया था, आई एम लवेबल, आई एम लव, आई स्प्रेड लव, आई अट्रैक्ट लव, God loves me, I love God, I am one with God, I am one with all, I love everybody, everybody loves me। झक मार के सब सबसे प्यार करते ही हैं, क्योंकि सब कनेक्टेड विद गॉड है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई 5 ग्राम का प्यार करता है, कोई 1 किलो का प्यार करता है, उसको लेके टेंशन नहीं लेना। आप लोग अपने लाइफ में समझा दो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना, मम्मी ने प्यार नहीं किया, किया, बोला मम्मी ने प्यार किया, मम्मी ने 100 ग्राम का प्यार किया, मैंने शायद 500 ग्राम का प्यार किया होगा उनसे, लेकिन उन्होंने 100 ग्राम का किया। प्यार ही नहीं करती, ये नहीं होता। अब मम्मी का वर्षन होगा, मैंने 2 किलो प्यार किया अपनी बेटी से, पर मेरी बेटी मुझसे सिर्फ 1 किलो प्यार करती है, क्योंकि हर एक इंसान को लगता है वो ज़्यादा प्यार करता है, वो ज़्यादा समझता है। जैसे ये यही है और कुछ नहीं है। तो हमें ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे हमारा नुकसान होता है। हम दुखी रहते हैं, हमारे शरीर में रोग होते हैं, हमें पैनिक अटैक्स आते हैं, हम भूत प्रेत को भी अट्रैक्ट करते हैं ये सब करके। कोई सपोज इंसान मर गया ये सोच के मेरे को कोई प्यार नहीं करता, ठीक है, और हम भी यही सोच रहे हैं मेरे को कोई प्यार नहीं करता, वो आके अट्रैक्ट हो जाएगा मेरे चक्रा पे। क्या करना है बाबा, कम प्रॉब्लम है क्या? तो इसलिए अपने थॉट्स को एकदम अलाइंड और पॉजिटिव रखो कि सब बढ़िया है, सब अच्छा है, जितना मिला मुझे मैं इतना डिज़र्व करती। 2 प्लेट जलेबी नहीं डिज़र्व करती थी, मैं आधा प्लेट ही जलेबी डिज़र्व करती थी, इसलिए मैं बाजू वाले के प्लेट में झांक के नहीं देखूंगी अरे उसको 4 जलेबी क्यों है, मेरे पास सिर्फ आधी जलेबी है। वो 4 जलेबी पाने के चक्कर में मेरे प्लेट की जो आधी जलेबी है वो भी नीचे गिर जाएगी। लेट्स बी ग्रेटफुल। हमारे ग्रुप में सबको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, वी नीड टू बी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड को बहुत बढ़ाना है। तो होपफुली तुम लोगों को ये समझा हो। रिपीटेड डिस्कशन से चीज़ें और प्रोमिनेंट हो जाएंगी। तो कोशिश करो ऑडियोज, मेरे कमेंट्री ज़रूर सुनने को, क्योंकि एक बुक रीड करके आपका पर्सपेक्टिव जितना होगा मेरे कमेंट्री से वो अंदर तक घुस जाएगा,
क्योंकि आप लोग मेरा आवाज़ से कनेक्टेड हो ना, तो आप लोग रिसेप्टिव हो जाते हो, तो फिर मैं आपके अंदर तक उस बात को घुसा सकती हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो है वो इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड क्वेश्चन थे कि जब हम लोग को रेडिकल फॉरगिवनेस बुक पढ़ना चालू किए थे, देन वी रियलाइज्ड कि हमारे लाइफ में एक रिपीटेड पैटर्न सी हो रही थी और रिपीटेशन इवेंट्स हो रहे थे। तो हम ये साइकिल कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्या राइट थॉट होना चाहिए। तो हम इसी रिलेटेड भी माँ से क्वेश्चंस पूछते थे। तो माँ ने एक ग्रुप मेंबर का यहाँ पे क्वेश्चन 4 में आंसर किया है। तो वो जो ग्रुप मेंबर का क्वेश्चन था वो अब्रॉड में रहती थी एंड रिपीटेडली उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि उनके जॉब में बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता था। तो उसके लिए वो एकदम स्ट्रेस में रहती थी हर वक्त। और द बॉस जो थे उसके वो बहुत रूड होते थे, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस देते थे। तो इसी के चलते वो हर बार वो पेन से जाती, स्ट्रेस में जाती, वरीज रहते, उसके एनजाइटी लेवल हाई हो जाता था। बट दिस वाज द रिपीटेड साइकिल ऑफ इवेंट जो उसने ऑब्जर्व किया था। तो इसी के चलते उन्होंने माँ से क्वेश्चन पूछा था कि माँ, मैं इस साइकिल ऑफ इवेंट से कैसे निकल पाऊँ, कैसे मैं क्या हैंडल करूँ, और मेरा राइट लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए। तो ये है माँ का आंसर। अपने एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल ज़ीरो कर दो। देखो, जब हम कार ड्राइव करते हैं और गाड़ी स्किड होती है, उस समय हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि एकदम एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों पे से पैर हटा देना पड़ता है। बस स्टीयरिंग को पकड़ के रखना पड़ता है। मतलब डायरेक्शन हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी हम ना ही स्पीड बढ़ाएंगे ना ही कुछ रोकने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह जब लाइफ ऐसे स्किड करती है, उस समय हमें सब कंट्रोल को छोड़ देना है बेसिकली। ठीक है, अगर तुम एक्सपेक्ट करोगी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो मुझे पेन होगा या मेरा बुरा होगा, तो तुम उस लूप में फंस जाओगी। सब कुछ छोड़ दो। जो होगा यूनिवर्स के हिसाब से होगा। जो होगा उस समय मैं अपने आप को उस सिचुएशन में अपना परफॉर्मेंस दूंगी, शांत दिमाग से। दैट्स इट। जब हम ये ऐसे कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये होने से ही हमारा अच्छा होगा, हमें यूनिवर्स तभी एकदम हथौड़ा मारती है। सब छोड़ दो। तुमने अपने तरफ से जो किया किया। तुम अपना कर्मा जो कर सकती हो कर सकती हो। उसके बाद हम कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते, कुछ भी नहीं। और यही हमें सीखना है। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स के हिसाब से हो रहा है। यूनिवर्स बनाने वाला कोई और है, हम नहीं। यूनिवर्स कंट्रोल करने वाला कोई और है, हम नहीं। हमें भी कंट्रोल करने वाला कोई और है, हम नहीं। जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस हमें दिया गया है उसमें तो हम अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना। तुम भी कर रही हो, बाकी मैं भी कर रही हूँ, बाकी सब कर रहे हैं। हम वो नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जो भी होगा, गॉड फॉरबिड, वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लो, नहीं वर्कआउट हुआ यहाँ पे, इंडिया जाना होगा। इंडिया में वर्क करोगी। कैसे लोन पूरा करोगी? थोड़ा थोड़ा करके करोगी। अगर तुमने अपने आप को बोल दिया, अरे बाप रे, अगर मेरा ये एक्सटेंड नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ, मेरा जॉब एक्सटेंड नहीं हुआ, वीसा एक्सटेंड नहीं हुआ, मैं कहीं की नहीं रहूँगी, तो तुम सच में कहीं की नहीं रहोगी। अपने दिमाग को एकदम शांत करो, स्टेबल करो, एकदम शांत। और बोलो, जो होगा मैं फ़ेस करूँगी। जब मुझे ही फेस करना है वैसे भी, तो मैं ही फेस करूँगी। इसके लिए रोना धोना, टेंशन लेना, इसे डांटना, उसे गाली देना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कृष्णा को बोलो, मुझे पता है मेरा अच्छा आपसे बेटर कोई सोच नहीं सकता, तो मैं क्यों सोच रही हूँ? मैं तो खुद भी अपना अच्छा सोच नहीं सकती। आप सोच रहे हो, आप पूरा 360 व्यू देखकर सोच रहे हो। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। आप हो, आप देख लो। जो भी सिचुएशन में मुझे डालोगे, फाइनली मुझे परफॉर्म तो करना है, और वैसे भी एक दिन तो मर जाना है। इतना सोचना क्यों? ठीक है, जब तक सांस में सांस है, जब तक जितनी भी सांसें कृष्णा ने दी है, उतनी सांसों में जितना मेरे औकात में है मैं परफॉर्म करूँगी। चाहे यहाँ करूँगी चाहे वहाँ करूँगी, आई विल। तो
दिमाग को शांत करो। इसके पहले भी बहुत सिचुएशंस तुम्हारे लाइफ में आए, तुम अपना डिवोर्स का ही सोच लो। एक टाइम पे लग रहा था मिलेगा ही नहीं, मिला ना। एक टाइम पे तुम्हें लग रहा था शायद जॉब मिलेगी ही नहीं, मिली ना। तो बस एकदम ये जो कंट्रोल करने की हम कोशिश करते हैं ना, इसी को ही छोड़ना है। जाने दो, जो होता है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ भी बात कुछ ऐसे ही हुआ, मैंने छोड़ दिया कंट्रोल। जो फियर हमें, देखो बेसिकली अपने सारे फियर्स फेस करने पड़ते हैं, और यही हमारा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है बुक रीडिंग के बाद से। फेस करना है फियर्स को, जिस जिस बात से डर लग रहा है वो चीज़ सामने आएगी। फिर क्या बोलोगे, आई एम रेडी टू फेस इट, ब्रिंग इट ऑन। ठीक है चलो, देख लेंगे। अकेले अकेले जन्म लिया था, अकेले ही मरना है, क्या डरना है। इट्स ओके। हिम्मत लाओ अपने अंदर, जितना पॉसिबल है तुम्हारे तरफ से वो कोशिश करो, उसमें 100% करना है। जैसे तुम अपने तरफ से जो भी अपने प्रोजेक्ट पे कर सकती हो करो, अपने तरफ से जो भी वीज़ा के लिए कर सकती हो करो, जॉब के लिए कर सकती हो करो। उसके बाद भी अगर वर्कआउट नहीं होता है, सोचो भगवान की मर्ज़ी। वो मैंने एक बार भगवत गीता में बोला था ना, अपने मर्ज़ी का अपने मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा, क्योंकि हमारे मन का नहीं होता मतलब वो भगवान के मन का होता है, तो वो और अच्छा है। एवरीथिंग इज़ फाइन। बस ये शांत बात अपने दिमाग में बिठा लो और अपना काम करो, बाकी सब सही हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण। क्वेश्चन 5 जैसे मैंने बताया था वो इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो एक ग्रुप मेंबर को लैंड लॉर्ड रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वो जहाँ पे इंडिया में रहती थी या अब्रॉड में रहती थी उसको वो इशू होता था। तो उसने वही क्वेश्चन पूछा, लाइक फॉर मी इन वन सिचुएशन सिंस आई हैव शिफ्टेड आउट ऑफ माई हाउस माई लैंडलॉर्ड्स whether be it in India or abroad have tried to take money from me in some way or the other, because they think probably I'm a knave. I do not understand what it might be like, या मेरी अंडरस्टैंडिंग कम हो. But the scene, it is a quite a repeated event for me. So what do I need to learn from this? तुम्हारा लैंडलॉर्ड वाला जो प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने लाइफ पैटर्न को देखो। जब मतलब स्टार्टिंग से ही तुमने लोगों को पैसा रिलेटेड क्या किया है, हाउ वाज योर ट्रीटमेंट। बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम देखो कि तुम्हें किसी को पैसा देने में प्रॉब्लम होता है, या यू डिले पेमेंट, या यू मतलब अंडर पे, ऐसा कुछ है क्या। बिकॉज अदरवाइज एकदम सिंपल सा हमको ये समझना होगा कि हमसे ना कोई ज़्यादा ले सकता है ना कम ले सकता है। एवरीथिंग इज़ अबाउट एंटाइटलमेंट, राइट। अब लैंडलॉर्ड का तो मैं इतना बता सकती हूँ कि हर एक लैंडलॉर्ड पैसे लेने की कोशिश करता ही है। वो डिपॉजिट मनी से भी काटते हैं, वो सबके साथ होता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि अभी, क्योंकि आई लिव्ड इन सो मेनी कॉन्टिनेंट्स, ऐसा नहीं कि एक ही सिटी या एक ही कंट्री, इतना मैंने देखा है कि विथ टाइम थिंग्स इम्प्रूव्ड इन माई केस। मतलब पहले पहले एकदम ऐसा था कि लैंडलॉर्ड पूरा डिपॉजिट मनी ही ले लेता था। जैसे एक बार हुआ था जिस जहाँ पे हम मैक्सिमम 8 years रहे थे जर्मनी में, पूरा जो डिपॉजिट मनी था पूरा ले ले, एक पैसा वापस नहीं दिया। बट जब से स्पिरिचुअलिटी करने लगे हम लोग हार्डकोर, हमें डिपॉजिट मनी से ऑलमोस्ट पूरा मिल गया, या बस थोड़ा सा ही कटा, बहुत ही थोड़ा कटा हो या तो पूरा मिल गया। तो थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग फॉर अस, क्योंकि मे बी बिकॉज हमारा कर्मा चेंज होने लगा। हमारा हम फॉरगिवनेस करने लगे, तो कुछ कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट्स में भी जोर का झटका धीरे लगने लगा। तो ये होता, कर्मा तो होता ही है। अगर तुम एंटाइटल नहीं हो, तुमसे कोई ज़्यादा पैसे ले नहीं सकता, ये सिंपल समझ लो। तुम एंटाइटल्ड हो तभी वो ले सकता है। हाँ, इंसान के पास चॉइस होती है टू इंटेंड, मतलब एक इंसान को फ्री विल दिया गया है टू इंटेंड। तो एक लैंडलॉर्ड का इंटेंशन ये हो सकता है कि वो तुमसे पैसे मांगे, लेकिन तुमसे कोई पैसे ले सके वो यूनिवर्स डिसाइड करती है।
अगर तुम्हारा वो नहीं है, एंटाइटलमेंट नहीं है, तो तुम्हारा लॉस नहीं होगा। इतना याद रखो। अगर तुम्हें दे देना पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, मतलब तुम्हारे पास से पैसा निकल के चला जा रहा है, दैट इज़ एंटाइटलमेंट था। देखो एकदम ध्यान से समझो। एक इंसान का फ्री विल होता है कि द चॉइस ही मेक्स, मतलब उस लैंडलॉर्ड ने लालच को चूज़ किया कि मुझे ज़्यादा पैसे हड़पने, वो कर सकता है। जस्ट वो इंटेंट करने से ही उसे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे ऐसा नहीं होता है। उसने वो चॉइस किया कि तुमसे वो ज़्यादा पैसे हड़पे, लेकिन अगर उसके पास वो पैसे चले गए, मतलब ही डिजर्व्ड इट एंड यू डिजर्व्ड इट। ये है कार्मिक अकाउंट बैलेंस। तो क्या करना है तुमको, ध्यान से देखना है। हम लोग बहुत चीज़ें नहीं समझते, इसलिए मैंने उस दिन मैसेज किया था। दूध वाले को पेमेंट, पेपर वाले को पेमेंट, मेड को पेमेंट, इसको पेमेंट, उसको पेमेंट। क्या हम डिले करते हैं? क्या हम स्टिंजी हैं? क्या हम अंडर पे करते हैं? क्या हम बार्गेन करते हैं? अगर ये सब हम करते हैं तो हमें ज़्यादा कंसिडरेट होना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे साथ ऐसा होता है हमें कितना बुरा लगता है। द मोमेंट वी लर्न कि जितना एक इंसान डिज़र्व करता है पैसा, उसे देना चाहिए, वी हैव टू बी अ बिट मोर कंपैशनेट। एंड सेम टाइम मतलब जियो जीने दो वाला, ये भी नहीं कि सबको पैसे देते रहो, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो टेंडेंसी अगर हमारी है, बेसिकली हमारे सामने टेस्ट क्यों आते हैं या रिपीटेड पैटर्न क्यों आते हैं, टू मेक अस अवेयर ऑफ द टेंडेंसीज। टेंडेंसीज मतलब थिंकिंग पैटर्न। हम एक कैल्सीफाइड आइडिया, मतलब एक जड़ थिंकिंग पैटर्न में अटके रहते हैं, उससे हम निकलते ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए लगता है वो सही है बिल्कुल। हम समझते ही नहीं है कि अम, ये गलत भी हो सकता है, जब तक कोई और आके आँख में उंगली डाल के ना दिखाए। तो जो भी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या मेरा कोई ऐसा कैल्सीफाइड आइडिया है, जड़ वाला थिंकिंग पैटर्न है, जो मैं जानकर भी चेंज नहीं कर रही हूँ। तुम्हें आंसर मिलेगा। सबसे बेस्ट है व्हाट यू डू, मेडिटेशन करने से पहले तुम एक दिया जलाओ। जब भी तुम मेडिटेशन के लिए बैठती हो, तुम एक दिया जलाओ, नॉर्थ की तरफ फेस करो मेडिटेशन करने से पहले। और जब इन्वोकेशन प्रेयर हो जाता है, उसके बाद एक और चीज़ बोलो कि भगवान आप मेरा सबकॉन्शियस माइंड को खोले, मुझे प्रोटेक्टिव कवरिंग दे, मेरा सबकॉन्शियस माइंड को खोले, जैसे कि मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस को समझ सकूं और मैं अपनी लाइफ को सुधार सकूं, मैं फर्दर कुछ ऐसा ना करूं जो मैं रिपीटेड पैटर्न में फंस जाऊं। ये बोलो तो तुम्हारा ऊपर से कम्युनिकेशन विल बी स्ट्रांग। तुम्हारे स्पिरिचुअल मास्टर तुमको प्रॉपरली गाइड करेंगे, तो वही तुम्हें दिखाएंगे कि कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। और एक्चुअली वो कंटिन्यूसली गाइड करते रहते हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बंद रहता है ना, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। यू हैव टू बी अ बिट मोर ओपन। कुछ रिजिडिटी है अगर अंदर, सोच के देखो, इज़ देयर एनी रिजिडिटी इनसाइड यू, जिसकी वजह से तुम नहीं लेट गो नहीं कर पा रही हो, कुछ नया सीख नहीं पा रही हो। हाँ, इतना तुम्हें समझना होगा, ध्यान देना होगा कि फाइनली हम यहाँ पे ग्रो करने के लिए आए हैं, तो कोई चीज़ को टाइट पकड़ के मत रखो। खोल दो, मुट्ठी खोल दो, छोड़ दो, देखो क्या हो रहा है। कुछ थॉट्स हैं बचपन से जिसे टाइट पकड़ के रखो कि ये ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा जो प्रीवियस वॉइस मैसेज था ना, जिस पे मैंने कमेंट नहीं किया था, हल्का हल्का याद है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन अ, शायद रूड बिहेवियर था या क्या पता था, आई डोंट नो। उसमें भी मुझे एक पैटर्न समझ में आया था तुम्हारा। मुझे वो फिर से सुनना पड़ेगा, फिर मैं उस पर कमेंट करती हूँ, मैं एक बार फिर से सुनती हूँ उसे। तो बेसिकली हाँ, टेंडेंसी टू कंट्रोल अदर्स, राइट, याद आया मुझे। क्या है तुम में ये चीज़, मतलब क्या सामने वाले को ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, सामने वाले ने ऐसा नहीं बिहेव किया तो मैं दुखी, क्या ये चीज़ है तुम्हारे अंदर? थोड़ा सा देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो, देन इसको निकालना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सामने वाला इज़ फ्री टू बिहेव एनी वे ही वॉन्ट्स, हाउ टू रिएक्ट इज़ माई चॉइस। हम सामने वाले, तो अगर कभी भी तुम्हारे फैमिली या तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्या तुम्हारा रिएक्शन बहुत हार्श होता है? अगर होता है, गुस्सा आ जाता है, एकदम हार्श हो जाता है, उसको तुम्हें रोकना होगा अब से।
तुम्हें सामने वाले को उतना स्पेस देना होगा कि वो अपने हिसाब से बिहेव करे, वरना ऐसे ही सिचुएशंस तुम्हारे सामने आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, जहाँ पे सामने वाला तुम्हें ट्रिगर करेगा, इरिटेट करेगा। तो ये एक्सेप्टेंस जो चीज़ होती है, देखो, 2 पार्ट होते हैं। सामने वाला नालायकी कर रहा है, ठीक है? वो गलत कर रहा है, नालायकी कर रहा है। हम लोग उसकी नालायकी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उसके चॉइस ऑफ डूइंग नालायकी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब एक इंसान के पास चॉइस है कि उसको सही करना है, गलत करना है, वो उसका चॉइस है, उसकी लाइफ है। हम वो चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी फ्रीडम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसके बाद वो जो नालायकी कर रहा है, दैट इज़ तुमको ये समझना होगा, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल सा कल एक मैंने वीडियो देखा था एक हाथ टोले का। उसमें कह रहा है जब कोई कभी कभी बिट्रेयल कोई बिट्रे करता है या कोई धोखा देता है या कोई तुम्हारे हिसाब से बिहेव नहीं करता है, उस समय तुम्हें ये सोचना होगा कि उसका उस टाइम पीरियड में तो मैं वो एग्जैक्टली वीडियो भेजती हूँ, उसमें वो सेंटेंस बहुत ही अच्छा था। तो मुझे वो सेंटेंस याद नहीं आ रहा। मतलब देखो, जिसका ग्रोथ और जिसका एनर्जी उस समय पे के जैसा है, उसने उसके हिसाब से बिहेव किया। मतलब हम तो एक्चुअली क्या होता है, मेरा भी ये प्रॉब्लम है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, लेकिन क्या प्याज का एक एक छिलका जैसे निकल रहा है, वैसे मेरा निकल रहा। तो हम सब लोग चाहते हैं सामने वाला हमारा बुद्धा जैसे बिहेव करे, परफेक्ट एकदम। पर तो वो बुद्धा है ही नहीं ना, वो तो एक इंसान है जिसने इतनी सारी गलतियां की है, जिसके आत्मा में इतने सारे स्टेन्स हैं, और वो अपने ग्रोथ के हिसाब से उस समय उसके पास जो है उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेडी जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और क्या वो सारे मसाले डालती है, सब कुछ करती है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है। अगर एक दिन उसके पास टमाटर नहीं है या लहसुन नहीं है या प्याज नहीं है, पर उसे फिर भी खाना बनाना पड़ा, तो क्या खाने की क्वालिटी वैसी रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो उसी तरह हर एक आत्मा का एक सोल स्ट्रेंथ होता है जो चेंज होता रहता है। आज उसका सोल स्ट्रेंथ हो सकता है 90% हो, बट कल जब वो 90% सोल स्ट्रेंथ उसका था, तब उसने शायद तुम्हें कुछ प्रोमिस किए, तब उसने शायद तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया। अब उसका सोल स्ट्रेंथ हो गया 50% या 30%, तब उसने कुछ गलतियां कर दी। तो उस समय हमें ये समझना होगा, उस समय उसके पास टमाटर प्याज नहीं था और कुछ नहीं, सोल स्ट्रेंथ कम था। तो ये जब हम एक्सेप्टेंस लेवल हमारा बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तब क्या होगा, हम दुखी नहीं होंगे। सामने वाला को इम्प्रूव करने के चक्कर में गए तो भाई बुढ़े हो जाएंगे, वो तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन उनके एक्टिविटी की वजह से जो हमें दुख मिलता है, वो बंद हो जाएगा। और यही कोशिश हम सबको करना है कि सामने वाले को वो फ्रीडम देना है कि वो कैसा भी बिहेव करे, और उसके कैसे भी बिहेवियर को हम दिल पर लेकर खुद दुखी नहीं होंगे। हाँ, हम उसके बिहेवियर को एनकरेज नहीं करेंगे, इसका मतलब वो नालायकी करे तो इसका मतलब नहीं कि हम उसके साथ नॉर्मल रहेंगे, नहीं। हम सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे कि उसके इस एक्शन ने मुझे डिस्टर्ब किया क्या, मुझे दुखी किया क्या। अगर किया तो फटाफट ये सारा वर्ड्स याद करके पीसफुल इनर स्टेट में चले आना है। हम अपनी एंगल चेंज नहीं करेंगे, और उसके बाद ब्लेस कर देंगे उसे कि भाई यूनिवर्स ने ठेका लिया है, तुझे चेंज करने का, मैंने नहीं। बस मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, मैं अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश कर सकती हूँ। बाकी तेरे पास टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, मसाला नहीं, वो तेरा प्रॉब्लम है, तू देख कैसा मैनेज करेगा। ओके? तो कंट्रोलिंग अदर्स या एक्सपेक्टिंग हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, ये दोनों ट्रेट अगर तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें गुस्से को ट्रिगर कराता है, यू कैन वर्क ऑन दैट। और बाकी जो मैंने तुम्हें बताया कि तुम अपने स्पिरिचुअल मास्टर से तुम्हारा एक बार कनेक्शन हो जाएगा ऊपर, तो वो नॉलेज तुम्हें देते रहेंगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस तुम कर सकती हो। ठीक है? बताओ फिर, ये सुनकर तुमको कुछ याद आया, कुछ है तुम्हारे अंदर, तो मैं फर्दर हेल्प कर पाऊंगी। अभी तक मैं अंतर्यामी इतने लेवल पे पहुंची नहीं हूँ ना, थोड़ा बहुत समझ जाता है लोग क्या सोच रहे हैं, बट एकदम डीप अंतर्यामी लेवल पे नहीं गई हूँ, वरना मैं बता देती कि तुम्हारा रिपीटेड पैटर्न क्यों हो रहा है।
ओके? चलो टेक केयर, बाय।